एक शहर दंगे की आग में झुलस रहा था। दंगाइयों और पुलिस वालों के बीच हिंसक झड़प चल रही थी। यहां तक कि कई लोगों की जान भी जा चुकी थी और कुछ लाशें भी सड़कों पर बिछी पड़ी थी। इन्हीं लाशों के बीच पुलिस को एक और लाश मिलती है। पहली नजर में तो यह लगा कि यह भी दंगे का ही शिकार है, लेकिन जब पुलिस इसकी जांच करती है तो फिर एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है। अब पुलिस भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि ऐसे माहौल में भी कोई इतनी खौफनाक साजिश रच सकता है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं इन24 न्यूज की खास पेशकश इश्क, दंगा और कत्ल। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की, जहां 8 फरवरी को दंगे की आंच धधक रही थी। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोग हिंसा पर उतारू थे। देखते ही देखते पूरा इलाका गोलीबारी, पत्थरबाजी, चीख पुकार और सायरन की आवाज से बेचैन हो उठा था। वहीं जब हिंसा थमी तो इलाके से एक एक कर कई लाशें बरामद हुई। मगर दंगों के अगले दिन यानी शुक्रवार 9 फरवरी के दिन इन्हीं लाशों और घायलों के बीच शहर के इंदिरा नगर इलाके में रेलवे फाटक के बीच पुलिस को एक और लाश मिली। मरने वाला एक नौजवान युवक था और उसका चेहरा खून से सराबोर था। पहली नजर में देखने के बाद ऐसा लगा कि मृतक भी दंगे का शिकार हो गया है। खबर मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा देती है। वहीं युवक की पहचान के लिए पुलिस ने उसकी तलाशी ली। पुलिस को लगा कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे उसकी पहचान हो जाए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार युवक की पहचान कर ली। पता चला कि युवक का नाम प्रकाश कुमार सिंह है, जो बिहार के आरा जिले का रहने वाला था। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चली जिसने मामले को एक अलग मोड़ दे दिया। दरअसल पुलिस को यह पता चला कि युवक की मौत पुलिस की फायरिंग में नहीं हुई और उसके जिस्म से जो बुलेट निकला है और मौका वारदात से जो खोखे बरामद हुए हैं वो सरकारी असलहों के नहीं हैं। दूसरी बात, पुलिस को यह पता चली कि गोली मारने वालों ने बेहद करीब से पूरी प्लानिंग और टारगेट के साथ कई गोलियां प्रकाश के शरीर में उतार दी थी। और तीसरी बात, पुलिस को यह पता चली कि जिस तरीके से प्रकाश की हत्या की गई और नजदीक से उसे गोलियां मारी गई, निश्चित रूप से निजी दुश्मनी में ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। कत्ल के तरीके को देख पुलिस को यकीन हो चुका था प्रकाश की मौत शहर में भड़के दंगों का अंजाम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दंगों के बीच प्रकाश की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और शहर के बीचों बीच दंगा प्रभावित इलाके में उसकी लाश फेंक दी गई, उससे यह बात तो साफ थी कि कातिल जो भी है वो बेहद शातिर है और प्रकाश की हुई हत्या को दंगे में हुई वो मौत दिखाना चाहता है। लिहाजा पुलिस ने वारदात की तह तक पहुंचने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले प्रकाश के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल निकाला, जिसके बाद पुलिस को यह पता चला कि वो यहीं के एक लोकल मोबाइल नंबर पर बात करता था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि प्रकाश 8 फरवरी यानी दंगे वाले दिन ही उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचा था। वहीं जब पुलिस ने इसी सिरे को पकड़कर अपनी जांच आगे बढ़ाई तो सारी कहानी सामने आ गई और कत्ल से लेकर कातिल सबका पर्दाफाश हो गया। दरअसल बिहार के रहने वाले प्रकाश की दोस्ती हल्द्वानी के रहने वाले सूरज नाम के लड़के से थी। प्रकाश कभी कभी अपने दोस्त सूरज से मिलने के लिए उसके घर आया करता था। इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि सूरज नाम के युवक की दोस्ती उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल वीरेंद्र से थी। यह पुलिस कांस्टेबल भी सूरज से मिलने के लिए उसके घर आया जाया करता था। इन्हीं मुलाकातों के चलते सूरज के घर पर ही पुलिस कांस्टेबल वीरेंद्र और उसकी पत्नी प्रियंका से प्रकाश की मुलाकात हुई। फिर धीरे धीरे मिलने मिलाने के बीच वीरेंद्र की पत्नी प्रियंका और प्रकाश करीब आ गए। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और शुरुआत में उनके बीच रिश्ते भी ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद प्रकाश के मन में लालच आ गया और उसने प्रियंका के साथ अपनी कुछ आपत्तिजनक और निजी तस्वीरें खींच ली। इसी दौरान उसने प्रियंका के साथ अपने कई वीडियो भी तैयार किए और इन्हीं के जरिए उसने प्रियंका को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। प्रकाश की धमकियों और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर प्रियंका ने एक दिन अपने पति को सब कुछ बता दिया। कहते हैं सब्र का बांध जब टूट जाता है तो सुनामी आ जाती है। उसी तरीके से प्रियंका ने जो बात अपने दिल में छिपाए रखा, आखिरकार उसे बाहर निकाल दिया और अपने साथ हुई हर उस चीज को अपने पति के साथ शेयर कर दिया। अपनी पत्नी के दर्द दास्तान सुनने के बाद वीरेंद्र इस कदर आक्रोशित हो उठा कि उसने प्रकाश को सबक सिखाने के लिए एक प्लानिंग रच डाली।
उसने अपने एक साले और दोस्त के साथ मिलकर प्रकाश को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पूरी प्लानिंग के बाद वीरेंद्र ने प्रकाश की जान लेने के लिए 8 फरवरी का दिन चुना, क्योंकि हल्द्वानी दंगे की आग में झुलस रहा था और उसे पूरा यकीन हो चुका था कि प्रकाश की मौत भी दंगे में मारे गए लोगों में शामिल हो जाएगी और कभी भी उसकी साजिश का पर्दाफाश नहीं हो पाएगा। उसने पूरी प्लानिंग के तहत पहले अपनी पत्नी प्रियंका से प्रकाश को फोन कर उसे हल्द्वानी बुलवाया। फिर सभी लोगों ने मिलकर प्रकाश को उन तस्वीरों और वीडियो को डिलीट करने के लिए कहा, लेकिन प्रकाश जब नहीं माना तब आरोपियों ने मिलकर हत्या की साजिश को अंजाम देने का आखिरी फैसला कर लिया। इसके बाद सभी लोग किसी बहाने से प्रकाश को इंदिरा नगर इलाके में स्थित रेलवे फाटक के पास ले गए और रात के अंधेरे में मौका देखकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस तरह से प्रकाश की हत्या कर सभी आरोपी लाश को वहीं फेंक कर मौके से फरार हो गए। आइए अब आपको सुनाते हैं कि पूरी वारदात को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है। बनफूलपुरा में जो उपद्रव हुआ था उसमें एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, प्रकाश नाम की, जिसको अगले दिन हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम के बाद में और बाकी चीज़ें प्राप्त होने के बाद में पता लगा कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। इस मामले में हमारे द्वारा जब युवक की शिनाख्त हो गई और शिनाख्त होने के बाद में जब उसका एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि ये युवक जो है ये बिहार का रहने वाला है और ये हल्द्वानी में उस दिन किसी से मिलने आया था। बाकी ज़्यादा सर्विलांस करने पर ये पता लगा कि ये सितारगंज में किसी व्यक्ति के संपर्क में था और उस व्यक्ति ने इसको हल्द्वानी बुलाया। हल्द्वानी बुलाने के बाद में वहाँ पर इसके साथ में 2 व्यक्ति और थे और इन लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में ये जो व्यक्ति है इसकी गोलापार में ले जाकर हत्या कर दी गई है। इस सारे घटनाक्रम में एक हत्या करने वाला जो अभियुक्त है उनमें से एक जो अभियुक्त है वो पुलिस का सिपाही है और जो ये अभियुक्त मृतक है इसका और जो पुलिस के सिपाही है जो अभियुक्त है उसकी पत्नी के संबंध होने के कारण और मृतक द्वारा जो सिपाही है उसकी पत्नी को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में वो उससे नाराज़ था। उसने अपनी बीवी से फ़ोन करवाकर उसको यहाँ बुलवाया, मिले, उसको किसी बहाने से अपने साथ में तैयार किया और गोलापार में ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पुलिस ने जांच के दौरान जब प्रकाश का कॉल डिटेल खंगाला तो जो आखिरी कॉल प्रकाश के मोबाइल पर आया था वो प्रियंका का ही था। पुलिस जब पूछताछ के लिए प्रियंका के घर पहुंची तो वो भी चौंक गई, क्योंकि प्रियंका कोई और नहीं उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल की पत्नी थी। पुलिस के आने के बाद प्रियंका अपने पति को फोन कर किसी तरह घर बुला लेती है। उसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस उस वक्त भी चौंक उठती है जब पता चलता है कि प्रियंका और प्रकाश के बीच एक बार नहीं बल्कि कई बार बातचीत हुई है और यह सिलसिला लंबे समय से लगातार जारी था। ऐसे में पुलिस समझ नहीं पाती है कि आखिर बिहार के आरा जिले में रहने वाले इस युवक का सैकड़ों किलोमीटर दूर हल्द्वानी के एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी से आखिर क्या संबंध हो सकता है। लेकिन पुलिस ने जब प्रियंका और प्रकाश के व्हाट्सएप चैट को खंगाला तो एक बात समझ में आ गई कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो है और शायद प्रेम संबंध भी। पुलिस के शक की सुई अब प्रियंका और उसके पति वीरेंद्र पर अटक गई और उनसे पुलिस ने अपनी पूछताछ लगातार जारी रखा। इसी बीच पुलिस प्रियंका से पूछताछ करने के बाद उसके पति वीरेंद्र के पास पहुंचती है और जब कड़ाई से उससे पूछताछ करती है तो वीरेंद्र सारी हकीकत बयां कर देता है। पुलिस ने इस केस में वीरेंद्र और उसके 3 साथियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस कत्ल के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ा कारण है प्रियंका, वो अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दरअसल पुलिस ने जब वीरेंद्र और उसके साथियों को गिरफ्तार किया तो उसी दौरान प्रियंका मौका देखकर वहां से फरार हो गई। पुलिस ने वारदात के महज 1 सप्ताह के भीतर इस पूरी साजिश का पर्दाफाश तो कर दिया है, इस कत्ल का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से दंगों की आड़ में इन आरोपियों ने अपने दुश्मन यानी प्रकाश को ठिकाने लगाने की साजिश रची, इसे देखकर पुलिस भी हैरान है और हैरान है वो लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं।